हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और जानेंगे भाई कि क्या चल रहा है कंपनी, क्या एक्चुअल में कोई इश्यूज फेस कर रही है, क्या इश्यूज हैं, ठीक है, क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही, वो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि भाई हम बात करने वाले हैं आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भाई सबसे टॉप की वन कंपनी है, ठीक है, निफ्टी 50 कह लो या सेंसेक्स की। तो ये जो है, ठीक है, चला रहे हैं भाई मुकेश अंबानी जी। ठीक, आप इन सबको तो जानते ही होंगे, इनको तो जानते ही होंगे, अक्सर आपने देखा होगा। और ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं। ठीक, तो अब अगर बात करें भाई रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की, ठीक है, एक दिन में तो लगभग 0.7% डाउन है। ठीक है, एक महीने में, ठीक है, 7% डाउन हो गया और अभी तक है 12% के रिटर्न दिए हैं, 12.5%। एक साल में 7% डाउन है भाई। अगर 5 साल की बात करें ना तो लगभग 32% ही मतलब रिटर्न आए हैं, जहाँ की जबकि जैसे अगर आप देखो कई और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बजाज फाइनेंस होगी या कोई और कंपनीज होगी, उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। बट इसमें अभी क्या दिक्कत चल रही है भाई, ये क्यों यहाँ पर अटका हुआ है कि 5 साल में तो भाई इससे ज़्यादा तो एफडी दे देती है आपको रिटर्न। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या चल क्या रहा है भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, और इसके साथ साथ थोड़ा सा पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, तभी आपको समझ आएंगी सारी चीज़ें। जैसा कि आपको पता है भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है फॉर्च्यून 500 कंपनी है, मतलब टॉप की 500 फॉर्च्यून 500 कंपनी है और ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन है इंडिया की। तो इसके चलते मतलब क्या है भाई, हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो वो है 20 लाख करोड़ का, बहुत बड़ी कंपनी है और मेकिंग इंडियाज लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ठीक है, ये सबसे बड़ी और वैल्यूएबल कंपनी है। इनका जो टोटल डेट है, ठीक है, कर्जा जो है वो है लगभग 4.6 लाख करोड़ का और डेट टू इक्विटी है 0.41x। ठीक है, ये भाई 0.41x, अब क्या कहते हैं कि 1x से कम ही होना चाहिए, तो 1x से तो बहुत कम है। और इसके साथ क्या है, मतलब यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि इनका जो मैनेजेबल लेवरेज पोजीशन है, इसका मतलब क्या होता है भाई कि ये अच्छा डेट मैनेज कर रहे हैं। प्रमोटर की अपने शेयर बिल्कुल भी प्लेज नहीं करें, इसका मतलब क्या चलता है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है कंपनी में। तो इस हिसाब से मतलब अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं। अब देखें भाई रिलायंस का एम्पायर क्या क्या है। रिलायंस में अगर भाई देखो तो आई थिंक कोई ऐसा ही सेक्टर होगा जो रिलायंस नहीं ऑपरेट करती होगी, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा है। फूड एंड बेवरेजेस, लॉजिस्टिक, टेलीकॉम, इंफ्राटेक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिटेल, एनर्जी, अदर्स और फैशन, आईटी सर्विसेज, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, तो ऑलमोस्ट सब में है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है रिलायंस एम्पायर का जो छूटा हो। तो इसका मतलब क्या बनता है भाई कि इन ये बहुत बड़ा ब्रांड है और इनका जो है हर चीज़ में प्रेजेंस है रिलायंस की। और इसके साथ साथ अब क्या हमें पता चलता है कि भैया इनकी सभी जगह प्रेजेंस है, इवन ग्रीन एनर्जी तक इनकी प्रेजेंस है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब क्या हो रहा है भाई, अब देखते हैं थोड़ा सा चैलेंजेस। अब चैलेंजेस की बात करें भाई, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इनको। एक तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है कि हम रशिया से ऑयल क्यों बाय कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हो हल्ला मचा कर रखा हुआ है स्टॉक मार्केट में। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक, तो इसके चलते क्या हो रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने देखा होगा भाई पिछले एक महीने में 7% गिरा है, वो रीज़न यही है क्योंकि जो अभी टेंशन जनरेट हो रही है रशिया के ऑयल को बाय करते हुए। ठीक है, तो वो इसी का कारण है जो 7% गिरा है। और साथ के साथ अब क्या हो गया है भाई, सैचुरेशन हो चुका है टेलीकॉम मार्केट में। अब टेलीकॉम मार्केट में सैचुरेशन कैसे हो चुका है मैं आपको बताता हूँ कि अब मान लीजिए जैसे 7-8 साल पहले जब जियो आया था तो तब क्या थे लोग, जो जितने भी अपना जो एयरटेल वाले थे या कोई और
किसी भी टाटा के वेंडर्स थे, वो सब छोड़ छोड़ के जियो में भाग रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब ये हो रहा था कि जो जियो का यूज़र बेस था वो बहुत ग्रेजुअली बढ़ रहा था, बहुत अच्छे से बढ़ रहा था और एकदम एक्सपोनेंशियल था, सडन था। ऐसे क्या हुआ कि एकदम से आज कितने हो गए, लेट से 10% है, कल हो जाएंगे 15%। तो इस लेवल का बढ़ रहा था। तो अब जो है भाई, टेलीकॉम मार्केट जो है इनकी ऑलमोस्ट सेचुरेशन हो चुकी है। अब कितना हो रहा है कि कोई आ गया 0.1% इंक्रीज हो गया, या थोड़ा सा, मतलब ये मैं मेकअप कर रहा हूँ बट हाँ, ये मेड अप नंबर्स हैं, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पहले हो रही थी वो अब नहीं हो रही टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये एक दूसरा चैलेंज है जिसमें इनको अब टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई। अब कॉल फ्री है, मैसेजेस फ्री हैं, इंटरनेट फ्री है, अब पैक करवा लिया ऐड। अब इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ और वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी जिससे क्या हो भाई, इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होना शुरू हो जाए और बढ़े एक्चुअली। क्योंकि यही मार्केट को चाहिए होता है, मार्केट को यही चाहिए होता है कि भाई जो आपका जो जो बिजनेस है वो और रेवेन्यू जनरेट करता रहे। आपका जो बिजनेस है वो कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहे, यूज़र बेस बढ़ाता रहे, कुछ भी करे, बट हाँ रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए और बढ़ना चाहिए हर क्वार्टर में। इसका मतलब क्या है, आप एक्टिवली काम कर रहे हो अपनी चीज़ों पे। और तीसरा इनको जो चैलेंज दिख रहा है ना भाई, वो हो रहा है कि अब जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो वैल्यू है, ठीक है, जो कॉस्ट एस्टिमेट थी, एक तो वो डिले हो रहे हैं, उसके अगर डिले हो रही है कोई भी चीज़ तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो ओवररन होगी। तो ये जो होंगे इनके लिस्ट ऑफ थ्रेट्स हैं जो कंपनी फेस कर रही है एट द टाइम बिंग। अब इनका जो भाई Q1 के नंबर की बात करें, जो इस साल के Q1 के नंबर वो एक्चुअली में बहुत अच्छा आया था। उसका अच्छा आने का कारण ये भी था, मैं आपको अगर बताऊं, जो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट हुआ है 26,994 करोड़ का Q1 का प्रॉफिट, जिसमें 78% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिली थी। और इसमें क्या है भाई, जो 8,924 करोड़ वो वैल्यू थी 26,944 में से 94 से, सॉरी, वो 8,924 करोड़ वन टाइम थी। ठीक है, वन टाइम इसलिए थी क्योंकि इन्होंने जो अपना स्टेक था एशियन पेंट्स में वो बेच दिया था। तो वो जो बेचा हुआ स्टेक था वो उसकी वैल्यू थी 8,924 करोड़। तो इसीलिए इनको 78% जंप देखने को मिला था। इनकी बैलेंस शीट में आप देखोगे तो उसमें 78% जंप देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है भाई वो थोड़ा सा मिस हो गया था एक्सपेक्टेशंस से। तो कोर बिजनेस जो इनका है भाई, और इनका है ऑयल टू केमिकल, O2C एंड, तो वो क्या हो गया था, जैसे एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट करा था वैसा हुआ नहीं। तो इसके चलते जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो मिस हो गई थी। रिटेल भी अंडर परफॉर्म कर रहा है इनका, ठीक है, रिटेल बिजनेस अभी एनालिस्ट यही बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको ठीक करने हुए। और स्पेसिफिकली अगर बात करें भाई O2C, तो रिटेल मतलब उससे बहुत ज़्यादा वीक था। की कंट्रीब्यूटर्स इनके यही थे Q1 में, डिजिटल सर्विसेज जैसे जियो एनर्जी बिजनेस, ठीक है, और रिटेल। तो इसमें ठीक था, बट इसके चलते क्या हो गया कि क्योंकि भाई ये कंपनी बहुत बड़ी है, जैसे अब मान लीजिए जो क्लास का टॉपर है, जो हर बार टॉप करता है, तो अब भाई वो टॉप करने से अब और ज़्यादा क्या कर देगा, ठीक है, टॉप करेगा। अब पता ही है भाई, अगर मान लीजिए वो फर्स्ट से लेकर 10th तक और +1 +2, ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुएशन, तो सब जगह टॉप ही कर रहा है, तो भाई अब ऑब्वियसली उसकी एक माइंडसेट सेट हो जाता है बंदे का कि भाई ये तो टॉप ही करेगा, ठीक है, अगर कोई और स्टडीज़ में जाएगा तो भाई ये टॉप ही करेगा। तो वो नॉर्मल सी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है भाई, अगर आप मान लीजिए वो 95% से टॉप कर रहा है, तो अगली बार उसकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो 96 की रहेगी, 97 की रहेगी। क्या पता अगली बार इतना टफ एग्ज़ाम हो कि वो तब भी टॉप ही करे, बट क्या हो कि 90% से टॉप करे। तो बंदों को लगता है कि भाई 90 पर टॉप तो करा, बट 90% से टॉप करा, ठीक। तो उससे चलते क्या होगा कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बंदों की वो मीट नहीं होती। तो सिमिलर केस इनका है, तो इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों की, तो इसीलिए जो एनालिस्ट हैं वो ऑलमोस्ट इनसे कभी खुश नहीं होते। और अभी एनालिस्ट का कहना ये है कि इनका जो
नेक्स्ट टारगेट है वो 1640 हो सकता है भाई, ये मेरा टारगेट नहीं है, ये एनालिस्ट का टारगेट है। और इन्होंने थोड़ी सी अब थोड़ा कॉशियस रहने को भी कहा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि बाय रेटिंग कुछ कुछ ने तो, कईयों ने कुछ बाय कहा है, कईयों ने कहा कि भाई नहीं नॉर्मल है, ऐसा ही करता रहेगा, कुछ ज़्यादा इतना बड़ा टारगेट नहीं अचीव कर पाएगा। तो इसके चलते आपको खुद की भी स्टडी करनी पड़ेगी। बट ये थोड़ा सा जो मैक्सिमम एनालिस्ट कह रहे हैं वो 1640 का कह रहे हैं। और अभी इनका जो बिजनेस है, जैसे हमने देखा भाई, जो इनका ऑयल सोर्सिंग का बिजनेस है उसमें रशिया से इंपोर्ट हो रहा है, उसमें चलते क्या कर रहे हैं, अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई क्या कर रहे हैं भाई, तो रशिया से तो ऑयल ले ही रहे हैं, बट साथ के साथ HPCL से भी लेना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो क्या हो रहा है कि भाई इनका जो अपना बिजनेस है वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जियो पोलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं चीज़ें। और साथ के साथ इनका जो रोड मैप है, तो अब बिजनेसेस या इन्वेस्टर्स का ये थॉट प्रोसेस है कि 2030 तक, अभी है 2025, अगले 5 सालों में हमें कोई ऐसा रोड मैप दिखाओ जिससे आप डबल कर दो बिजनेस को। तो इसके चलते इन्होंने जैसे कुछ IPOs थे उनकी टाइमलाइन डिले होगी, अब न्यू एनर्जी वेंचर्स थे वो भी थोड़े डिले हो रहे हैं, रिटेल FMCG प्लान्स है उनका भी थोड़ा सा इनको रोड मैप जो है वो सबमिट करना है अभी मार्केट में। तो इसके चलते मतलब थोड़ा सा इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये जब चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, जैसे अपडेट्स ऑन IPO टाइमलाइन जब मिल जाएगा मार्केट को, एनर्जी वेंचर्स के अपडेट मिल जाएंगे, रिटेल FMCG प्लान्स मिल जाएगा, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो शायद थोड़ा सा जो है रिलायंस का शेयर अच्छा करे। अब रिफाइनरी, जैसे आपको पता है O2C बिजनेस जो है उसमें क्या है, वो रिफाइनरी और मार्जिन अच्छा है इनका, ठीक, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेल्व नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है भाई वो थोड़ी सी देखने वाली है। जैसे आपको पता है FII, तो FII क्या कर रहे हैं भाई, इन जनरल वो माल बेच ही रहे हैं। तो अब क्या हो गया है कि इनके जो FII होल्डिंग है वो काफ़ी गिर गई है, और इसके चलते क्या है, एक अलग कारण है जिसके चलते रिलायंस का शेयर काफ़ी जो है प्रेशर फेस कर रहा है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हमने देखा कि भाई 30 से 40% ही रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, बट जबकि इंडियन कंपनीज जो बाकी हैं, IT होगी, फार्मा होगी, PSU बैंक होगी, डिफेंस हो गए, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करा है। और इसका चलते ये है क्योंकि जैसे हमने देखा कि रिलायंस के बहुत ज़्यादा जो है बिजनेसेस हैं। अब क्या है कि भाई अब मान लीजिए O2C अच्छा कर रहा है, जियो अच्छा नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसने +1 दिया और इसने -1 दे दिया तो वो प्लस करने बैठोगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसके चलते क्या है, इनके पास इतने सारे बिजनेसेस हैं, क्या करना पड़ेगा अब इनको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे अब IPO लेकर आते रहने पड़ेंगे, जिससे क्या होंगे कि ये स्प्लिट करते रहेंगे अपने बिजनेसेस को और लिस्ट करते रहेंगे स्टॉक मार्केट में, ताकि हर बिजनेस का अपना वो स्ट्रीम, अपना डेडिकेटेड स्टॉक हो, ठीक है, लिस्टिंग हो, और उस लिस्ट वो बिजनेस है इनका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस को इम्पैक्ट ना करे। तो ये एक अभी इनका टारगेट है जिसके चलते ये IPOs लेकर आएंगे अगले मार्केट में। बट अभी जैसे आपको हमने देखा कि वो IPO लेट हो रहे हैं। ऑयल की जैसे हमने देखा भाई कि ऑयल की तो अभी काफ़ी दिक्कतें हैं, तो इसके चलते इनको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और साथ के साथ हमने जैसे देखा भाई जो जियो और रिटेल है उसमें क्या है, उसमें शेयर होल्डर जैसे इनको एक्सपेक्ट करना पड़ रहा है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एग्जीक्यूशन डिले इन न्यू बेट्स, जियो एंड रिटेल वर एक्सपेक्टेड टू लिस्ट एंड अनलॉक मैसिव शेयर होल्डर वैल्यू बट IPOs गॉट डिलेड, ठीक है। तो अब ऐसा था कि जो जियो और रिटेल था उसमें यही एक्सपेक्टेड था कि भाई जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी शेयर होल्डर को, बट IPO क्या हो गया भाई, ऑलरेडी लेट हो गया। तो इसी के कारण क्या हो रहा है कि शेयर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो अंडर प्रेशर है।
डेट भी थोड़ा सा हमने कवर कर लिया, तो हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। बट हाँ, ये इनको क्या करना पड़ रहा था कि डेट काफ़ी बाय करना पड़ रहा था, मतलब डेट लेना पड़ रहा था जियो के लिए, रिटेल के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए। तो अब क्या है, वैसे तो इनको वो जो डेट लिया है वो तो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, तो इसके चलते बट मैनेजेबल है। बट हाँ, डेट तो डेट ही है भाई, ठीक है। 5 लाख करोड़ का जितना भी था, 4.5 5.5 करोड़ का, तो वो इनको अब रिटर्न करना पड़ रहा है। तो वो भी एक कारण है जिसके चलते क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है वो प्रेशर में है। कंपटीशन भी है भाई, इनको कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है एयरटेल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से। तो इसके चलते थोड़ा सा इनको दिक्कत ये भी है इनके लिए। और अब इसके साथ साथ क्या है, इनको अभी जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि भाई जो हम हैं इन्वेस्टर्स हैं, वो हम यही देख रहे हैं कि भाई जो आईपीओज की लिस्ट आएगी इनसे, तो वो कब तक आएगी। तो अभी तक तो कुछ नहीं आई, तो इसके चलते जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो भी ख़राब हो रहा है। शायद इनको देखना चाहिए भाई कि कब जल्दी से जल्दी आईपीओ लिस्ट लेकर आए, उससे चलते क्या होगा कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रहेगा। अब ये देख लेते हैं भाई थोड़ा सा, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर हाई था 1551 और 1115, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ डाल नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं जाते, नंबर 1 कंपनी है और आईओसीएल है। उसके बाद प्रॉफिट आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जो CAGR है वो 21% है 10 सालों की, और 1 साल की -7% जैसे हमने देखा। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो FIIs हैं वो काफ़ी पहले होते थे 23%, 23.5%, अब रह गए हैं 19%। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात है, जिसमें इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बट हाँ, साथ ही साथ DIIs जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, पहले थे 15%, अब हो गए हैं 19-20%। तो पब्लिक भी थोड़ा कम हो रही है ग्रेजुअली। यहाँ इसमें तो बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्होंने अच्छे रिजल्ट पोस्ट करे थे, बट अभी पब्लिक भी कम हो गई है। तो इसके चलते भाई ये है फंडामेंटल एनालिसिस इसका, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने जो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए। और मेरी उम्मीद यही है भाई कि आपको हर पॉइंट समझ आ गया होगा कि क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पर इनको क्या करना है, और कैसे अब आपने इवेलुएट करना है इनकी परफॉर्मेंस को। Q1 के रिजल्ट्स देखें तो अच्छे थे, बट अब देखना पड़ेगा Q2 और Q3 के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। और IPO जो कि इनका सबसे पेंडिंग चीज़ है, मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ है, कि भाई अब सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनका जो IPO लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी अनाउंस हो, तो शायद उसके बाद इसमें थोड़ी सी अच्छी रौनक दिखने को मिले। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरा एक और चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा भाई उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें हम जनरल नॉलेज, ऐसे ही थोड़ी सी हंसी मजाक जब उसमें एनालिसिस करते रहते हैं न्यूज़ का जो चल रही है इंडिया में। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।